लोग समझते हैं जितना ज़्यादा हम पानी पिएँगे उतना ज़्यादा गुर्दे वॉश होंगे। ऐसा नहीं है, पेशाब की रंगत हमेशा हल्का पीला रंग या पानी की तरह होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पानी का फ़ायदा या कम पानी का नुकसान होता है दोनों सूरतों में। सब्जियों में नेचुरली पानी होता है और वो पानी हमें उसके साथ इतना नहीं लेना पड़ता। तो फ़ास्ट फ़ूड के साथ, बेवरेजेज़ के साथ हमें पानी ज़्यादा लेना चाहिए भी और लेना पड़ता भी। जब कुछ लोग अपनी डाइटिंग में आते हैं या एक्सरसाइज में आते हैं और पानी का इंटेक कभी-कभी बहुत ज़्यादा कर देते हैं और कभी-कभी बहुत कम कर देते हैं, उस बारे में स्टोन के पेशेंट जो किडनी के पथरी के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो पेन किलर अवॉइड करें क्योंकि वो ज़्यादा एट रिस्क होते हैं कि गुर्दे खराब हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बार-बार पथरी हो रही होती है, सेम खुराक से उनके बहन-भाइयों को या फ्रेंड्स को वो चीज़ नहीं हो रही होती। ख़ास तौर पे साउथ एशियन में टेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट, हुँ। क्वालिटी ऑफ फूड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। नॉर्मल गुर्दों के खराब होने की शुरुआती अलामात क्या हैं ताकि उसको जल्दी से बंदा अपने ओवरकम कर सके, डॉक्टर को चेक करवा सके या मैनेज कर सके? शुगर जो है ये, मेरा ये ख़्याल है कि हर जिस्म के हर हिस्से को तबाह करती है। डायलिसिस का मरीज़ कभी डायलिसिस करवाने से नहीं मरता। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट ताकि हमारे ज़हन में किसी भी तरह का कोई वसवसा, कोई सवाल या शक शुबा है उसे दूर किया जा सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यासिर हुसैन जो कि किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। पहले सर का तारुफ पूछते हैं। सर पहले थोड़ा-सा तारुफ करवा दीजिएगा। अच्छा, मैं डॉक्टर यासिर हुसैन हूँ, पिछले 15 साल से गुर्दे के शोबे से वाबस्ता हूँ और मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में मैं काम कर चुका हूँ और मुख्तलिफ़ इलाकों में। जैसे ज़्यादातर मेरी प्रैक्टिस शेखुपुरा और लाहौर में है। तो ये मेरा है, क्योंकि मेरा पैशन किडनी डिज़ीज़ेज़ है और किडनी डिज़ीज़ से बचाओ, हम लोग कैसे बच सकते हैं गुर्दे की बीमारियों से, तो इस पे रहा है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। मैं आज आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन करना चाहूँगा जो कि मेरे अपने भी वसवसे या वहम हैं और आपको पता है आज जिस तरह हम टेक्नोलॉजी के साथ-साथ जुड़ते जा रहे हैं, हम बीमारियों के साथ भी जुड़ते जा रहे हैं। हर घर में कोई शुगर का, ब्लड प्रेशर का, किडनी का इस या हार्ट का पेशेंट होता है और लोगों के अपने ही कुछ वहम हैं। तो वो वहम मैं दूर करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिसमें मेरा पहला एक क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली कहा जाता है कि पानी जितना मर्ज़ी चाहे पी लो, उससे कोई नुकसान नहीं होता। 8 लीटर, 10 लीटर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और एक बड़े अहम और ज़रूरी टॉपिक पे बात किया। इस गुर्दे की बीमारी के साथ बहुत सारी तोहमात, वहम, वसवसे और खौफ का मुंसलिक होना लाज़मी है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, आगाही ना होने के बराबर है अभी भी। इस दौर के अंदर बहुत सारे लोगों में नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपका पानी से रिलेटेड है, तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग समझते हैं जितना ज़्यादा हम पानी पिएँगे उतना ज़्यादा गुर्दे वॉश होंगे। ऐसा नहीं है, गुर्दा बेसिकली एक फ़िल्टर है और फ़िल्टर में आपको पता है कि पानी हो या कोई भी जिस्म में नमक हो या कोई फ़ाज़िल मादा हो, वेस्ट प्रोडक्ट हो, उसको उसको वॉश आउट करने के लिए, क्लीन करने के लिए गुर्दे को एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है और उसको अपना काम, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। हमारे अक्सर लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पिएँ तो ऐसा हो जाता है। तो मैं आपके इस क्वेश्चन को 2 तरह के हिस्सों में जवाब दे देता हूँ। पहला हिस्सा ये है कि ऐसे मरीज़ जिन्हें वाक़ई ही ज़रूरत होती है, उनको हम खुद एडवाइस करते हैं कि आप पानी इतना पिएँ कि पेशाब 2 से ढाई लीटर आए। ये कौन से मरीज़ होते हैं? ऐसे मरीज़ जिनको पथरियाँ बनती हैं। ये उन मरीज़ों में हम खुद भी कहते हैं। दूसरे वो मरीज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं पानी कम पिएँ। ऐसे मरीज़ जिनकी टाँगें सूज रही हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, जो जिगर के मरीज़ हैं, जिनका पेट फूल रहा है या गुर्दे की सोज़िश का शिकार है। ऐसे मरीज़ों में हम खुद कहते हैं कि आप पानी कम पिएँ। तो पानी की जो मिकदार है वो मौसम के साथ, खुराक के साथ और टाइमिंग के साथ बड़ी ज़्यादा है। जैसे सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं, गर्मियों में पानी ज़्यादा पीते हैं। तो देखने में ये आया है कि ऐसा नहीं है कि सर्दियों में पानी की ज़रूरत नहीं होती, हमने कपड़े पहने होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है, हमें आगाही नहीं होती। तो मौसम के मुताबिक आप पानी की मिकदार ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन पानी की रंगत और पानी की पेशाब की रंगत और पेशाब की जो मिकदार है वो इम्पोर्टेंट होती है। पेशाब की रंगत हमेशा हल्का पीला रंग या पानी की तरह होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पानी का फ़ायदा या कम पानी का नुकसान होता है दोनों सूरतों में। चलिए सर, मैं माशाल्लाह आपका इस चीज़ को समझ गया हूँ और इसमें मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने इसमें बहुत सी एक बारीक बात कर दी, लेकिन उसको एक्सप्लेन के लिए मैं पूछूँगा। आपने बात की कि खुराक के साथ भी पानी की मिकदार जो है ना तय्युन होती है या मैटर करती है। जैसे कि थोड़ा-सा नॉलेज मुझे है, जी, क्योंकि जी। मैं कुछ और लोगों से भी मिल चुका हूँ, मुझे आइडिया है क्योंकि जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा नमक
मतलब ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, या प्रोटीन मतलब गोश्त ज़्यादा जी। खाते हैं, तो उनको पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी होता है। मुझे थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दिया है। इसके बारे में आप गाइड करते हैं कि कैसी खुराक के साथ कितना पानी ज़रूरी है? कुछ ऐसी खुराक है जिनमें पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी होता है? अच्छा देखिए, आपने ना ये बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी जो हमारी इस वक़्त सोसाइटी की ज़रूरत है, उस पे बात की है। आपने बात की फ़ास्ट फ़ूड की। देखिए, कोई भी फ़ूड है, उसमें हम 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट देखते हैं एज़ ए नेफ्रोलॉजिस्ट कि उसमें आया प्रोटीन या नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, सेकंड उसमें साल्ट कंटेंट कितना है। देखिए, हम जो खुराक खा रहे हैं, जो एशियंस की खुराक है, इसमें ऑन एवरेज साल्ट जो है रिकमेंडेड साल्ट से 2 से 3 टाइम ज़्यादा है। जैसे रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि आप दिन में 6 ग्राम तक सोडियम ले सकते हैं। हम जो खा रहे हैं वो हमारी ऑन एवरेज जो स्टडीज़ हुई हैं ख़ास तौर पे कि केपीके इस्लामाबाद वाली साइड पे स्टडीज़ हुई हैं, जो सैंपल पॉपुलेशन स्टडी हुआ है उसमें साल्ट 15 ग्राम तक भी देखा गया है। फिर हमें साल्ट स्प्रिंकल करने की बड़ी आदत है। तो जब हम नमक ज़्यादा लेते हैं तो नेचुरली हमें प्यास ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। एक बात ये है। दूसरा ये कि जब अगर आप गोश्त खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, तो उसमें हमें पानी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है। सब्जियों में नेचुरली पानी होता है और वो पानी हमें उसके साथ इतना नहीं लेना पड़ता। तो फ़ास्ट फ़ूड के साथ बेवरेजेज़ के साथ हमें पानी ज़्यादा लेना चाहिए भी और लेना पड़ता भी है। दोनों बॉडी मजबूर हो जाती है, थर्स्ट मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पानी पीना पड़ता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि ना, मतलब जो लोग डाइटिंग वाली साइड पे जा रहे होते हैं ना, वो भी पानी ज़्यादा इंटेक करते हैं, और उसकी वजह से ये होता है कि उनके जो ज़रूरी मिनरल्स या ज़रूरी साल्ट जो कि बॉडी को चाहिए होते हैं, वो भी जो है वॉश होके पानी के साथ निकल जाते हैं, बह जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको थोड़ा-सा नमक ज़्यादा लेना चाहिए, इंटेक करना चाहिए, या पानी की क्वांटिटी? वैसे तो मुझे आपकी बात से थोड़ा-सा आइडिया हो गया, और थोड़ा-सा इसका पहले भी नॉलेज था कि आपके पेशाब की रंगत आपको बता देती है आपको कितना पानी की ज़रूरत है। अगर तो वो हल्का पीला है या फिर पानी की तरह है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हो। आपका जो है ना, बॉडी हाइड्रेट है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वो पीला हो रहा है, तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन हो चुकी है और आपको पानी पीने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि जब कुछ लोग अपनी डाइटिंग में आते हैं या एक्सरसाइज में आते हैं, और पानी का इंटेक कभी-कभी बहुत ज़्यादा कर देते हैं और कभी-कभी बहुत कम कर देते हैं, उस बारे में थोड़ा-सा बताओ? अच्छा देखिए, आपने ना मुझसे 2 बातें पूछी हैं, मैं इसको डाइसेक्ट करता हूँ आपके लिए और अवाम के लिए कि जो इसको समझने में आसानी हो सके। देखिए, गुज़ारिश ये है कि जब आप डाइटिंग करते हैं तो आप नेचुरली साल्ट वाली चीज़ें कम कर देते हैं। अम, अच्छा बॉडी की आदत ये है कि जैसे ही साल्ट कम होता है तो वो पानी भी कम कर पानी देता है। की कमी। तो उससे बंदे को इनिशियली वेट लॉस बड़ा अच्छा आ जाता है। हाँ वो जी, इनिशियल एक हनीमून पीरियड आता है जिसमें हाँ, बंदा कहता है मैं बड़ा फिट जा रहा हूँ, बड़ी अच्छी हो रही है। उसके बाद बॉडी रेज़िस्ट करना शुरू कर जिसका देती है। उसमें होता है क्या है कि किडनी की एक आदत है कि ये चीज़ों को सेट करती है, रेगुलेट करती है। ना ये चीज़ों को बढ़ा सकती है, ना कम कर सकती है। ये रेगुलेट रखती है, एक मुतनासिब बैलेंस क्रिएट किए रखती है बॉडी के अंदर। तो जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो साल्ट कम ज़रूर रखें। पानी की मिकदार उसी तरह से जैसे आपने मेरी बात को सेकंड भी किया कि वो रंगत को देख के एडजस्ट कर सकते हैं। पर टारगेट ये रखें कि किसी भी तरह दिन में 2 लीटर से ज़्यादा पेशाब ना आए। अब उसके लिए हो सकता है उन्हें 3 लीटर पीना पड़े या हो सकता है उन्हें 4 लीटर पीना पड़े। ये बॉडी सरफेस एरिया, हाइट और डाइट के मुताबिक और सीज़न के मुताबिक चेंज हो सकता है। दूसरी बात जो आपने इसमें पूछी है कि अदर देन द ये जो नमक है, इसके अलावा डाइटिंग में देखिए जो मिनरल्स हैं वो बॉडी से नहीं निकलते या विटामिन्स कम नहीं होते। हो ये रहा होता है जब आप डाइटिंग करते हैं, तो आप हेल्दी डाइट छोड़ देते हैं। हेल्दी डाइट में जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, गोश्त है, अंडे है, दूध है, तो आप उसका तनासुब ख़राब कर लेते हैं या आप बिल्कुल ही तौर पे उसको छोड़ देते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि एक बैलेंस डाइट विद बैलेंस ऑफ जो रूटीन है, उसके मुताबिक अगर चला जाए तो डाइटिंग बड़ा अच्छा रिवार्ड करती है और इसमें वेट लॉस बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और बंदा बड़ा हेल्दी फ़ील करता है। चलिए सर, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि नॉर्मली एक बात कही जाती है कि पेन किलर खाने से ना गुर्दे खराब होते हैं। ये मिथ है या सच है? देखिए मेरी गुज़ारिश इसके बारे में ये है जो मेरी प्रैक्टिस रही है और एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है वो ये है कि पेन किलर आर मेंट टू रिलीव फॉर शॉर्ट टर्म थोड़े देर के लिए दर्द से बचाव के लिए होते हैं। जैसे मुझे चोट लगी है, जैसे मुझे बुखार हुआ है या कोई गला ख़राब हुआ तो उस दौरान में थोड़ी देर के लिए 3 से 5 दिन के लिए जब डॉक्टर ने जब भी प्रिस्क्राइब की उसके लिए। अब इसको आदत बना लेना कि मतलब मुझे आज नींद नहीं ठीक आ रही, टाँगों में दर्द हो रही है, मैंने काम ज़्यादा कर लिया है, कपड़े ज़्यादा धो लिए, अक्सर घर में औरतें इस तरह से होता है कि आज कपड़े ज़्यादा धो लिए तो आज मैं पेन किलर खा लूँ या मैंने आज काम बहुत ज़्यादा कर लिया तो पेन किलर खा लूँ, वो इसके लिए नहीं है।
बॉडी में नेचुरल पेन किलर मौजूद होते हैं। जस्ट आपको ये करना होता है कि बॉडी को रीएश्योर कराना होता है कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो आप काम उतना करें जितनी है, आप काम को डिवाइड करके कर लें। अगर डॉक्टर ने पेन किलर प्रिस्क्राइब नहीं किए तो ना लें, क्योंकि पेन किलर का नुकसान वक़्ती तौर पे भी होता है और मुस्तकिल नुकसान गुर्दे को कर सकती है। इस पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर मौजूद है, हम डेली लाइफ़ में भी देखते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो 55 साल से ऊपर हैं, ख़वातीन हैं और जिनको गुर्दे के प्रॉब्लम है, जो पेशाब पावर दवाइयाँ ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं। अब जो शुगर की नई दवाइयाँ आई हैं, ठीक है? जिसमें एससीएल2 इन्हिबिटर जो आए हैं ख़ास तौर पे, ठीक है? एम्पाग्लिफोज़िन, डापाग्लिफोज़िन, ऐसे लोगों को जो पेशाब और दवाइयों और मल्टीपल मेडिसिन में उन्हें चाहिए वो पेन किलर अवॉइड करें। स्टोन के पेशेंट जो किडनी के पथरी के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो पेन किलर अवॉइड करें, क्योंकि वो ज़्यादा एट रिस्क होते हैं कि गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा तो फार्मासिस्ट या फार्मेसी वाले से लेके पेन किलर खाना अच्छी बात नहीं है। आप उसकी वजह तलाश करें कि आपको दर्द क्यों हो रही है। मैं आपकी बात समझ गया। चलें सर, एक अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो किडनी स्टोन मतलब ये जो पत्थरियाँ बन जाती हैं, ये इसके पीछे नॉर्मली एक मिथ है कि मखसूस चीज़ें जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि टमाटर खाने से या चावल खाने से या शायद कुछ पालक या मुझे नहीं पता कुछ इस तरह की मिथ है कि ये चीज़ें खाने से पथरी हो जाती है। पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये मिथ है या सच है? अच्छा देखिए, जो बुज़ुर्ग काम करते थे ना, मैं उसमें हूँ कि वो कभी भी गलत चीज़ नहीं करते थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी के जनरेशन टू जनरेशन चल रही हैं। जैसे कहते हैं कि टमाटर नहीं पथरी में खाने चाहिए, तो वो ठीक कहते हैं। जैसे उसमें ऑक्ज़ालेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब चावल के अंदर कंटेंट असल में नहीं इतना होता जो पथरी काज़ कर सकता है, क्योंकि बहुत थोड़ी मिकदार में फ़ॉस्फ़ोरस या सल्फ़र हो सकते हैं, ज़्यादातर वो प्रोटीन, मेजर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो चावल खाने से तो पथरी नहीं बनती। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उसमें काली मिर्च डाल रहे हैं, उसमें नमक डाल रहे हैं, उसकी वजह से वो पथरी बन सकती है, ठीक है? तो बेसिकली कल्प्रिट चावल नहीं होते, उसमें डालने वाली चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? जैसे आप बहुत ज़्यादा मीट, थोड़े से चावल बहुत ज़्यादा मीट खा लेते हैं और पानी नहीं पीते तो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। आपने बहुत ज़्यादा साल्ट डाल लिया, तो वो कसूर चावलों का ना हुआ, बेसिकली उसमें डलने वाली काली मिर्च या नमक का हुआ जिसने वो पथरी बनाने की हुई। और ये सबको नहीं होता, ये उन लोगों में होता है जिनको पहले पथरी बनने की टेंडेंसी होती है, या फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है या अदर वो खुराक ऐसी ले रहे हैं जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी बात में अपना कंप्लीट कर दिया। मैं भी यही पूछने वाला था, लेकिन अब मैं फिर भी तो ऑडियंस की ज़रा आगाही के लिए पूछता हूँ दोबारा कि जैसे आपने कहा ना कि जिनमें पहले से ही टेंडेंसी ज़्यादा होती है पथरी होने की। मैंने यही चीज़ देखी है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बार-बार पथरी हो रही होती है, सेम खुराक से उनके बहन-भाइयों को या फ्रेंड्स को वो चीज़ नहीं हो रही होती। तो ये क्या फिर यहाँ पे ऐसे हो सकते ऐसे तो नहीं है कि ये फैमिली टू फैमिली चलता है, बाय बर्थ चलता है, ये किस तरीके से ये ज़्यादा टेंडेंसी होती है किसी में ये पथरी होने की? देखिए, जो गुर्दे में पत्थरी की बीमारियाँ हैं, ये फ़ैमिलियल यानी ख़ानदानी तौर पे मौरूसी भी हो सकती हैं, लेकिन बाज़ मर्तबा हमारी खाने की हैबिट नहीं ठीक होती। जैसे जब भी खाना खाना, पानी ना पीना, या अगर खाना खाया तो हर खाने के ऊपर नमक छिड़क के खाना, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं खुराक में जो जिसकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेना, वो भी गुर्दे की पथरी का बायस बनता है। जैसे कि ये कॉमन देखने में आया है कि लोग क्या करते हैं कि आटे में भी नमक डाल लेते हैं, सालन में भी नमक हुँ, डाल लेते हैं और हुँ, चाय में भी नमक डाल लेते हैं। हुँ, तो जब पूछा जाता है कि भई आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वो कहते हैं ये करारा लगता है। अब देखिए, ज़ुबान का टेस्ट हम एशियंस में बहुत ख़ास तौर पे साउथ एशियन में टेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ, क्वालिटी ऑफ फूड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। वेरी गुड। वो क्वालिटी नहीं देखते, टेस्ट होना चाहिए कि वो खाने में अच्छा लगना चाहिए, घरवालों को बुरा ना लगे, हस्बैंड, वालिद साहब, भाई, बेटा नाराज़ ना हो, खाने की टेबल से उठ के ना चला जाए। देखिए, मेरी गुज़ारिश उन ख़वातीन से है जो देख रही हैं कि देखिए, आपके हाथ में उनकी सेहत है। तो आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप खाने की टेबल से नमक उठा दें। आपका आटा गूँथते वक़्त नमक ना मिलाएँ, आप चाय बनाते वक़्त नमक ना मिलाएँ। ये इतना सा ही कर देना ऐसे लोगों को, जो लोग मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे कैल्शियम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, विटामिन डी यूज़ करते हैं, उन लोगों में पथरी बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। जो लोग कोला ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, उनमें पथरी बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। फिर ऐसे काम जैसे रियल एस्टेट का काम कोई बंदा कर रहा है, उसको सारा दिन टाइम नहीं मिलता पानी पीने का, और या कोई लॉन्ग ट्रैवल करने के आदी हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता पानी पीने का। ऐसे लोगों को हम एट लीस्ट कम से कम डाइट में मैनेजमेंट करके और उनको समझा के कि भई आप
दिन में अच्छी मिकदार में पानी लें, तो लीटर, सवा लीटर, 2 लीटर तक पेशाब आपका इंश्योर रहे कि आता रहे, तो उनको बचाया जा सकता है। ये प्रोफ़ेशन भी रिस्क में आ जाते हैं, कुछ प्रोफ़ेशन मैंने अर्ज़ किया वो आ जाते हैं, फिर डाइट आ जाती है, फिर फ़ैमिली आ जाती है और सम टाइम हमारी अपनी अ, कोताहियाँ जिनमें हम ये समझते हैं कि कोई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि वो कर सकती हैं पथरी, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट है, विटामिन डीज़ और कुछ भी जोड़ों की बीमारियों में हम दवाइयाँ देते हैं या एंटीबायोटिक्स देते हैं जो पथरियाँ बना सकती हैं। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने कहा नॉर्मली जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि आप एक दिन में कम से कम 2 लीटर या 3 लीटर पानी या 4 लीटर पानी कहें। आपने जैसे कहा कि 2 लीटर पेशाब मतलब 3 से 4 लीटर पानी पिएँ। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ना डेली इस तरह की रूटीन में बिज़ी होते हैं कि वो इतना पानी अगर कंज़्यूम करते हैं ना, तो उनको बाथरूम अवेलेबल नहीं होता। जैसे कुछ लोग मार्केटों में जाते हैं परचेज़िंग करने, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सपोज़ करो ऊबर की क्रीम चला रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो लोग अपने दिन का इंटेक तो नहीं रखते, कम जान के पानी पीते हैं बिकॉज़ आपको पता है कि हम लोग अभी सर्टेन जो प्रॉब्लम चल रही है ना उसको ज़्यादा फेस करते हैं, आने वाली अल्लाह पे छोड़ देते हैं। मतलब जो आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ऐसे लोग अक्सर अपने आप को बचाने के लिए ना फिर रात के टाइम अगर ठीक 1-1 लीटर पानी पी के दो तो 2 लीटर मुझे पता है कि मेरे ख़्याल से बॉडी को मैक्सिमम एक टाइम पे आधे लीटर से ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, फिर उसके बाद वक़्फ़े के बाद देना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कैसे मैनेज करें अपना इस 3 से 4 लीटर पानी को पूरे दिन में? अच्छा, जो मुझे आपके क्वेश्चन से बात समझ आई ना, बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने की और बड़ी प्रैक्टिकल टू द योर डेली रूटीन में जो हमें हुँ, सामना करना पड़ता हुआ। देखिए, इसमें ना कहीं पे ऐसा नहीं है कि एक वक़्त में कितना पानी पीना, जी सर। पहली बात तो ये है। वो आपका प्यास जो है वो आपको खुद बता देती है कि आपने कितना पानी पीना है। आप सुबह अगर नाश्ता करते हैं तो आप डिफरेंट पानी लेते हैं, दोपहर को, रात को डिफरेंट लेते हैं। सेकंड आ जाता है कि पानी की टाइमिंग क्या इम्पोर्टेंट, देखिए नेचुरली अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बनाया है कि आप रात को सोते हैं, नींद पूरी करते हैं, तो गुर्दा क्या करता है कि ऐसा नहीं कि वो पेशाब नहीं निकालता, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकालता, वो पानी कंज़र्व करता रहता है। अगर आप रात को पानी ज़्यादा पिएँगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, जो अल्टीमेटली गुर्दे को, बॉडी को डैमेज करेगी। क्योंकि वॉक, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट और प्रॉपर नींद जो है, ये सबसे बेहतरीन 3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल गुर्दे ऐसे को ही। बचा सकती हैं। ठीक है? अब आ जाता है कि अगर कोई बंदा एक कहता है मैं सुबह पानी नहीं पीऊँगा, रात को पी लूँगा या मैं जब घर जाऊँगा फिर पी लूँगा, तो ऐसा गुर्दे को तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। उसकी वजह ये है कि देखिए, आप सुबह उसको सारा दिन आपने स्ट्रेस में रखा और शाम को आपने उसको आके बहुत ज़्यादा पानी दे के मज़ीद स्ट्रेस में डाल मज़ीद दिया। स्टार्ट हो जाता तो ये है कि उनके लिए जॉब स्ट्रक्चर, जैसे मैंने खुद भी कहा कि लॉन्ग ट्रैवल करने वाले, कैब ड्राइवर हैं, स्टोर्स पे काम करने वाले, रियल एस्टेट वाले, तो इन लोगों के पास, मार्केटिंग वाले, इन लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, वॉशरूम नहीं जा पाते, बिज़ी शेड्यूल होते हैं सारा। लेकिन देखिए, बॉडी की नीड्स हैं, जैसे नींद आना, भूख लगना, पेशाब आना, ये नी बेसिक इंस्टिंक्ट्स भी हैं और बेसिक नीड्स भी हैं। इन पे हम कंप्रोमाइज़ करके अपनी हेल्थ ही कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो बचाव हमेशा बेहतर होता है इलाज से। तो आप अर्ली जब अगर अपने गुर्दों को बचा लेंगे, तो वो अल्टीमेटली आप बॉडी को बचा रहे हैं, क्योंकि बॉडी का फ़िल्टर है ना, है। तो बिल्कुल। फ़िल्टर को बचा रहे हैं, इसने सारा कचरा साफ़ करना है आपका, तो अगर आप उसको नहीं टाइम पे पानी देंगे, खुराक देंगे, तो वो डेफ़िनिटली हो जाएगा। इसका मेरे ख़्याल में तो आंसर यही है कि आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो कोशिश करें चाय ना पिएँ, कोला ड्रिंक्स ना लें। कोशिश करें आप सादा पानी पी लें। आप नेचुरल बेवरेजेज़ जैसे हैं, जैसे गन्ने का रस है, बेहतरीन खुराक है, हमारे पंजाब की बेहतरीन चीज़ है ये, ठीक है? लेकिन वो शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? इसी तरह हम आप गाजर का जूस मिल जाता है, मौसम्मी का जूस मिल जाता है, माल्टे का जूस मिल जाता है, सीज़न के साथ वो वेरी करता है। तो देखिए, वो इतनी बेहतरीन चीज़ है, जैसे सत्तू, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो सत्तू बेहतरीन चीज़ हो सकती है जो इंसान ले। तो मेरा ये ख़्याल है कि बजाय ये कि वो कोल्ड ड्रिंक्स पिएँ, डब्बे के जूस पिएँ, उससे बेहतर है कि वो ये चीज़ें ले लें। वो ज़रा देख लें कि चीज़ें साफ़ हैं कि नहीं है, क्योंकि वेंडर जो दे रहा है वो साफ़-सफ़ाई का ख़्याल कर रहा है कि नहीं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि नेचुरल चीज़ें हमेशा बेहतर हैं। इसमें कोशिश करें कि आप वॉशरूम के लिए आप बहुत ज़्यादा ना रुकें, पेशाब रोकना अच्छी बात नहीं होती और उससे डैमेज होने का हमेशा खतरा रहता है और पानी को अवॉइड करना तो किसी सूरत में भी सेहतमंद बात नहीं है। चलिए सर मैं समझ गया। अच्छा अब ये बताएँ कि किसी को गुर्दों के ख़राब होने की शुरुआती अलामात क्या हैं ताकि उसको जल्दी से बंदा अपने ओवरकम कर सके, डॉक्टर को चेक करवा सके या मैनेज कर सके? देखिए, जो गुर्दे की बीमारी है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी अलामत बहुत ज़्यादा अयाँ नहीं होती। जैसे किसी को सीने में दर्द हुआ तो वो दिल के आर्ज़े को समझ जाता है। पेट ख़राब होता है वो चला जाता है, फ्लू होता है तो उसको समझ आ जाती है मेरा क्या है। तो इसमें जितनी ज़्यादा अवेयरनेस है, मैं वन्स अगेन आपका इसलिए मशकूर हूँ कि आप एक ऐसा चीज़ लेके चल रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस मिले।
तो इसमें ये एक सदका जारिया भी है कि अच्छी बात वो आगे फैलाएँ। तो देखिए आपने बड़ी टू द पॉइंट बात की है। देखिए अगर किसी शख़्स को पेशाब बार-बार आ रहा है, पेशाब रुक नहीं रहा, पाँव सूज रहे हैं, चेहरा सूज रहा है, ख़ास तौर पे आँखों के इर्द-गिर्द सोज़िश रह रही है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, शुगर का मरीज़ है, शुगर एकदम गिरना शुरू हो गई है और दवाइयाँ भी कम कर दी, फिर भी शुगर ठीक नहीं हो रही। या पेशाब करने जाते हैं तो झाग बनती है, जब फ्लश करते हैं तो जैसे सरफ़ के साथ झाग बन जाती है, उस तरह झाग बन जाती है। तो क्या उसको गुर्दे का अर्ज़ा तो नहीं है? तो बड़ी सिंपल से 3 टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा ख़्याल है कि हर बंदा अफ़ोर्ड भी कर सकता है और जो है वो एनुअली करवा ले तो वो टाइम से उसको पकड़ भी सकता है। बुनियादी तौर पे एक तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो देख ले ब्लड प्रेशर कैसा है, इसमें कोई खर्चा नहीं आता, हर अच्छे मेडिकल स्टोर पे भी बीपी चेक करने की सहूलत मौजूद है। ख़ास तौर पे मैंने देखा है क्लिनिक्स वाले, उनका बड़ा अच्छा है, किसी का ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन वो वेट भी बताते हैं, साथ ब्लड प्रेशर भी चेक कर देते हैं। देखिए, जो चीज़ तो मेरी तरफ से अगर कोई फ्री में बाँट रहा है तो उसका नाम लें ताकि नहीं, वो नहीं लोग देखिए जो जो हाँ, चीज़ अच्छा काम हाँ, कर रहे हैं उनको उसको हाँ, एप्रिशिएट क्योंकि करना हमारा चाहिए। काम ही सिर्फ़ अवेयरनेस फैलाना है, लोगों नहीं तक हाँ, आसानी पहुँचाना है। देखिए आसानी ये है कि देखो जाएँ वो अपना वेट देखें हुँ, और ब्लड प्रेशर देखें, ब्लड 2 काम वहीं पे उनके हो वो गए। हो जाएगी। अगर उनका वेट बॉडी सरफेस एरिया निकाल लें सेंटीमीटर में, हाँ जी, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कद है जी 5 फुट 6 इंच, तो हाँ, मेरा सरफेस एरिया बनेगा, सपोज़ करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मेरा बन रहा है 170 सेंटीमीटर सरफेस एरिया बन रहा हाँ है। जी, अब इसमें से 100 माइनस कर लें, हाँ जी, बाकी आ गया मेरा 70 आ गया। तो मेरा जनाब क वज़न 70 किलो होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो मैं रिस्क पे हूँ, मुझे शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। मैं साथ ही ब्लड प्रेशर चेक करवा रहा हूँ। अब गुर्दे को देखना तो घर जाके मैं देख लूँ कि वो पेशाब में झाग बन रही है कि नहीं बन रही। और जो बाकी अलामात है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो रहा है, सारी चीज़ें। और साथ बेसिकली एक यूरिन कंप्लीट टेस्ट, सिंपल सा वेरी सिंपल टेस्ट है और ब्लड का एक टेस्ट क्रिएटिनिन करवा लें। अगर तो पेशाब में प्रोटीन आ रही है, ब्लड आ रहा है, तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे का जो फ़िज़िशियन है, घर के पास आपके कोई भी अवेलेबल है, उसके पास चले जाएँ, ताकि वो टाइमली उसको देखे, उसको मैनेज कर ले। दूसरा सीरम क्रिएटिनिन है, ये मर्दों में, औरतों में, बच्चों में थोड़ी-सी वैल्यू डिफ़रेंस का होती है, लेकिन मोटी-सी बात याद रखें कि औरतों में अगर 0.8 से ज़्यादा आ रही है, मर्दों में 0.9 से ज़्यादा आ रही है। अब ये कितनी ज़्यादा ये नेफ्रोलॉजिस्ट को देख के बता सकता है, लेकिन मोटी-सी बात है कि आपने टेस्ट कराया, वो कहते हैं हाई आ रही है, चाहे थोड़ी-सी भी हाई आ रही है, ये एक टाइम है कि आप चले जाएँ। तो देखिए हर घर में तो फार्मेसी जाने का ज़रूरत पड़ती रहती है, सिंपल अब वहाँ से बीपी चेक करा सकते हैं, वेट चेक करा सकते हैं, नहीं तो घर के पास कोई भी जनरल फ़िज़िशियन है, आप उसके पास जाके उसको चेक कर सकते हैं। अगर तो आपकी ये चीज़ें बाहर जा रही हैं, रेंज से बाहर जा रही हैं, तो आप टाइमली उसको कंसल्ट कर सकते हैं। सर माशाल्लाह आपसे बात करके आइडिया हो रहा है कि आप पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं। माशाल्लाह जिस सीक्वेंस से और जिस तरीके से आप बात कंप्लीट कर देते हैं, मेरे 2-3 4 सवाल वैसे ही पूरे हो जाते हैं। मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलें सर मैं एक और अगली चीज़ पूछता हूँ कि ये भी आपने वैसे कवर कर ही दिया है, फिर भी पूछ लेता हूँ कि सर ये डायबिटीज़ मतलब शुगर और ये जो ब्लड प्रेशर है, ये कितना अफ़ेक्ट करता है गुर्दों को? अच्छा देखिए, आपने जो बात की ना पॉडकास्ट करने की, तो मैं शायद इस बात को ठीक नहीं समझता कि डॉक्टर्स को पॉडकास्ट करने चाहिए क्योंकि हम मॉडल तो हैं नहीं, एक्टर तो है नहीं है। लेकिन आपकी जो मुझे मैं चैनल देखने का इत्तेफ़ाक हुआ डॉक्टर सेट का, तो मुझे ये लगा कि आप एक डिफरेंट बात कर रहे हैं और डिफरेंट मोटिव डिफरेंट है, कमर्शियल डिफरेंट नहीं है, आपका ना वो मोटिव नहीं है, कि जिसको लेके चलें और ये मेरी फीलिंग है, ये ऐसा नहीं है कि आप मेरा मुझे पॉडकास्ट पे लेके आए, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि दूसरी बात ये कि मैं एक टीचर हूँ बुनियादी तौर पे और मेरा काम पढ़ना, पढ़ाना और आगे अगली जनरेशन को तैयार करना उस पे है। तो इसलिए शायद मेरा एक नेचुरली एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप है और वो उसी तरह से रिस्पॉन्स है। जो शुगर है, ये शुगर को हम अगर बात करें, शुगर जो है ये मेरा ये ख़्याल है कि हर जिस्म के हर हिस्से को तबाह करती है। शुगर की बरवक़्त तशख़ीस और इसकी बरवक़्त कंट्रोल, जैसे ही पता चला इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, इसको पलने नहीं देना चाहिए। अब दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि अब इतना मुश्किल नहीं रहा, शुगर से डरने की ज़रूरत नहीं रही। बड़ी सिंपल सी रेमेडीज़, बड़ी सिंपल सी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, अपने आप को डिसिप्लिन कर लेना, बैलेंस डाइट ले लेना, इससे चीज़ें बेहतर होती हैं। अगर आप मुझसे पूछें डॉक्टर साहब, अगर आप दिन में 10 मरीज़ देखते हैं तो कितने शुगर के होंगे? तो मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि उसमें से 6-7 मरीज़ शुगर के होते हैं। इस कदर ज़्यादा शुगर हमारे लोगों में होती जा रही है, इस कदर उसका फिर अब शुगर जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा गुर्दे मुतासिर होंगे और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में गुर्दे जल्दी मुतासिर हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है
हम लोग टाइम पे खाना नहीं खाते और जब भी खाते हैं बहुत मतलब अनबैलेंस खाते हैं, बड़ी माज़रत के साथ। मुझे पता है कि लाहौर के लोग खाबे के बड़े शौकीन हैं। मैं भी लाहौर में हूँ और लाहौर में ही पैदा हुआ हूँ और इधर ही पला-बड़ा हूँ। मुझे पता है, बड़े ख़ाबों के शौकीन होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ ये गुज़ारिश करता हूँ कि देखिए, हफ़्ते में 1 दिन चीट डे रख लें, हफ़्ते दिन 1 दिन खाबा खा लें। देखिए, आपकी चॉइस है कि आपने नान खाना है। अब नान की भी टाइप्स हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं रोगनी नान हो, हुँ, ठीक है? और हम कहते हैं तरी डाल के खाएँ। तो लाहौर में तरी बड़ी पसंद की जाती है। थोड़ी-सी तरी डाल दें जी, वो तरी का बड़ा शौकीन लोग होते हैं। तो मैं सिर्फ़ ये गुज़ारिश करता हूँ कि देखिए, अगर आपका वेट ज़्यादा हो रहा है, तो आप सादा चपाती ले लें, सादा रोटी ले लें, अब तरी ना डालें, ठीक है? तो आप देखिए, अगर बुराई करनी है तो थोड़ा-सा कम कर लें, अव्वल तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। और अब लोगों में भी जैसे रेस्टोरेंट है, उनमें भी कांसेप्ट आता जा रहा है। मज़े की बात ये है कि अब वो भी थोड़ा-सा ना चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू हो गए कि यार नमक ज़्यादा अच्छा नहीं है और तरी अच्छी नहीं है। मतलब अब रेस्टोरेंट भी इस तरफ चल पड़े हैं कि थोड़ा हेल्दी कांसेप्ट देना शुरू बिल्कुल कर ऐसे ही दिए। है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी कभी किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ तो लोग बड़ा इस पे रेस्टोरेंट के अंदर भी अवेयरनेस आ गई है कि लोगों को हेल्दी खिलाएँ, ताकि लोग खाने से तो नहीं बाज़ आएँ और उनका नेचुरली हक भी है, खाना तो चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि रेस्टोरेंट की तरफ से भी मुझे ये लग रहा है कि बड़ा अच्छा एक आइडिया आ रहा है। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं मोटापे की, इन चीज़ों की, डाइट की। तो ये जो लोग हम ओवरवेट हो जाते हैं, इनकी किडनी के गिर्द भी लास्ट में जो है फैट जमा हो जाता होगा। उसकी वजह से किडनी पे एक तो खुद खराब हो रही होगी, दूसरा उसके फ़िल्टर करने में क्या इफ़ेक्ट आता है? क्या मतलब जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको फ़िल्टर करने में भी प्रॉब्लम आए? मतलब वो प्योर फ़िल्टर ना हो सकता हो? अब देखिए, आपने ना ये सवाल मेरे ख़्याल से बड़ा अच्छा पूछा और इस वक़्त इसकी जितनी ज़्यादा ज़रूरत है ना, और शायद मेरा जो आंसर है ऑडियंस को कंट्रोवर्सी भी थोड़ा-सा लगेगा। देखिए, हम जो एशियंस हैं ना, हमने कहत बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं। हमारी जेनेटिक्स जो है, हमारी जीन्स हैं, सदियों सालों से हम कहत देख रहे हैं। हमें जब भी थोड़ी-सी खुराक मिलती है, हम फ़ौरन चर्बी बना लेते हैं। ये मेरे जीन्स में भी है, आपके जीन्स में भी है, हम सबके जीन्स में है। तो इसमें हमें समझने की पॉइंट जो समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम बार-बार खाएँ, थोड़ा खाएँ, बैलेंस खाएँ। अब जब आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं, जिसे मैं एक आम तौर पे अगर समझने के लिए बताऊँ, तो वो उसके लिए वे है समझने के लिए। एक बीएमआई एक फ़ॉर्मूला है, बॉडी मास इंडेक्स का। ये आप प्लीज़ नोट कर लें कि ये आपका 25 से ओवरऑल ग्लोब में है, लेकिन हम 23 पे भी ओवरवेट हो जाते हैं। तो मोटापे का बेहतरीन इलाज डिसिप्लिन लाइफ़ है। अब आजकल जो मेडिसिन आई हैं, इंजेक्शन आए हैं, गोलियाँ आई हैं, वो वक़्ती तौर पे रिलीफ़ दे देती हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपका जो इनर है, अंदर से डिटर्मिनेशन, अंदर से पुख्ता इरादा है, वो आपको बचा लेता है। वरना बेटियाटिक सर्जरी, जिसमें वो मैदा छोटा कर देते हैं, मैदे पे सिलिकॉन भर देते हैं, या जो भी उनका प्रोसीजर होगा, बेटियाटिक सर्जन मुझसे बेहतर बता सकते हैं। दैट इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। मीनवाइल अगर आपको शुगर हो जाती है, तो फिर ये जो मेडिसिन आई हैं, दे कैन कॉज़ द वंडर। लेकिन कैच पॉइंट यही है, लाइफ़स्टाइल, टाइम पे सोना, वॉक करना, बैलेंस डाइट लेना, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना, खाम-खा के झमेलों में, चीज़ों में ना पड़ना, ये आपको बचाई रखेगा। फिर हम चूँकि मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने 1 महीना रमज़ान का दिया हुआ है। ये आप यकीन करें कि अल्लाह की तरफ से मुसलमानों पे एक ऐसी ब्लेसिंग है कि इसका कोई मुतबादल नहीं है। इस पे देखिए, बहुत सारी स्टडी हुई है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर और क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड वेट लॉस के ऊपर। तो ये देखने में आया कि बॉडी जो है अपने आप को इतना वंडरफुल रिकवर करती है, जो आप अ, तो वो उसमें बड़ा अच्छा होता है। अब आते हैं किडनी पे, ये तो एक ओवरऑल मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था। तो रमज़ान के रोज़े ये हमारे लिए रहमत हैं, बरकत हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। अल्लाह ऐसे नहीं कह देता कि जो है ना, अल्लाह ने तो रोज़े जो हैं वो हमें एक नेमत के तौर पे दिए। तो उसमें बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की। दूसरा, जब देखिए बॉडी मोटी हो रही है तो गुर्दा भी मोटा होता है। वो है तो गुर्दा एक बेसिकली फ़िल्टर है, इसके फ़िल्टर भी मोटे हो जाते हैं, तो ये फ़िल्टर नहीं करते। अब रीसेंट जो गाइडलाइन आई है, वो ये बता रही है कि हमारी अपनी एक बीमारी गुर्दे की शुरू हो जाती है, जिसे ओबेसिटी रिलेटेड फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। यानी गुर्दे के फ़िल्टर सूज जाते हैं, उनमें सोज़िश हो जाती है, मोटापन आ जाता है गुर्दे के अंदर, और वो उसका इलाज आप सुन के बड़े हैरान होंगे, सिर्फ़ पतला होना है। वो गुर्दे में प्रोटीन ख़ारिज होना शुरू होती है, झाग बनना शुरू होती है, पाँव सूजना शुरू होता है। मतलब मोटा तो होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटा होना शुरू होता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है। तो हुँ, वो एक अजीब-सी सिचुएशन शुरू होती है, तो उसका इलाज ही सिर्फ़ ये है कि वेट रिडक्शन करें, जो मैं पहले बता चुका मैं हूँ समझ कि गया। कैसे करना है। मैंने ना जितने भी डॉक्टर से पॉडकास्ट किए ना, तो 4 3-4 चीज़ें मैंने सबसे सीखी हैं। एक तो डाइट,
मतलब अगर आप बैलेंस डाइट खाते हो, और दूसरा पूरी नींद। नींद आप 8 7 से 8 घंटे की, वो जैसे आपने कहा था ना कि पानी ज़्यादा पीने से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, और अगर आपको वो एक डीप नींद में नहीं जाते हो, तो आपकी बॉडी की रिकवरी भी उस तरह से नहीं होती। उसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर आपको किसी वजह से भी है, तो फिर आपके सारे बॉडी के ऑर्गन जो हैं डिस्टर्ब हो रही होंगे। तो स्ट्रेस रिलीफ का एक सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप एक्सरसाइज करो या वॉक करो। तो आज जाके ये 3-4 चीज़ें जो हैं फिर एक दूसरे के गिर्द घूमती हैं। डाइट, फिर स्ट्रेस, नींद और एक्सरसाइज। ये 4 चीज़ें हैं जो आपने भी अभी वही क्लियर की, और मैंने जितने भी डॉक्टर से पूछा, ये 4 चीज़ों के गिर्द हमारी जो है ना सेहतमंद ज़िंदगी है। अगर इन चारों को ख़राब करेंगे तो हमारी लाइफ ख़राब होगी। अगर ये चारों को बैलेंस लेके चलेंगे तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली हर ऑर्गन, जिसमें हमारे बाल तक भी शामिल हैं, इन चारों पे ही डिपेंड करते हैं। अब आते हैं सर आखिरी जो है हम अपने सेक्शन की तरफ। सर नॉर्मली अब जब नॉर्मली लोगों के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, तो वो डायलिसिस की तरफ जाते हैं। तो ये डायलिसिस का एक सबको डर होता है कि अल्लाह ना करे किसी को डायलिसिस होना शुरू हो, और ये एक तो कॉस्टली भी होते हैं। अब आप ये बताएं कि नाउज़ुबिल्लाह किसी के गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, वो डायलिसिस की तरफ आ चुका है, तो ये कितना पेनफुल होता है, या इसके इसके बारे में क्या मिथ है, इसके बारे में क्या सच्चाई है? अच्छा देखिए, मेरा ख़्याल है कि जो जिसको कहा जाता है ना कि आपके गुर्दे वॉश होने, तो आप समझ लें कि उसमें क़यामत आ चुकी होती है। वो क़यामत का शिकार हो जाते हैं, वो एक अनजाना खौफ़ उनके अंदर भर जाता है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई इस चीज़ के ऊपर कि आखिर मरीज़ के साथ ऐसा क्यों होता है, तो उसमें देखा मोस्ट कॉमन जो रिफ्यूज़ल की वजह हुई, इनकार करने की, वो था कि डर। फिर दूसरा फाइनेंशियल कॉस्ट है, फिर आ जाती है उसकी ये कि पेनफुल तो नहीं है। अच्छा, जो डायलिसिस का डर है ना, वो शायद इस वजह से भी है कि अवेयरनेस नहीं है, जिसके लिए मैं फिर वही कहूँगा कि आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी, लोग अपने आप को बचा लेंगे। सीधी-सी बात है कि डॉक्टर का काम पेशेंट बनाना नहीं होता, उसका काम होता है कि पेशेंट को बचाना कैसे, और वो रोज़ आपके पास नहीं आना चाहिए, उसको पहले बता दें, पहले प्रिवेंट कर लें, ताकि वो बाद में लॉन्ग टर्म आपका बार-बार क्लिनिक पे आना, उसका वो सारा सिलसिला ख़त्म हो जाए। प्रिवेंशन हमेशा सस्ती होती है ट्रीटमेंट से, एक बात तो जी, ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए फाइनेंशियल कॉस्ट जो है, तो इस वक़्त हम चूँकि लाहौर में बैठे हैं और लाहौर में बात कर रहे हैं, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, जो पिछले कई सालों से आई थिंक 98 से है, जो मेरा अगर अंदाज़ा गलत नहीं है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है अक्रॉस द पंजाब। अब जो न्यू इनिशिएटिव था, हमारी सीएम जो है इस वक्त मौजूदा मरीम नवाज़ साहिबा, उनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने ना सिर्फ इसको फ्री कर दिया, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे जाते हुए इसको इंश्योर कर दिया कि इसकी क्वालिटी जो है वो किसी तरह कंप्रोमाइज़ ना हो। अब इसमें उनकी एक प्रॉपर एक टीम है जो कि इसको विजिलेंटली देखती है, जो कि हेल्थ केयर कमीशन के अलावा है, जिसको सेहत सहूलत जो टीम का नाम भी दिया गया। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करना चाहता, और मैं बड़ा माज़रत ख़्वाह अगर किसी का दिल हर्ट हो इस बात पे, लेकिन जो काम अच्छा जी कोई हाँ, कर रहा है, उसको एप्रिशिएट करना एप्रिशिएट चाहिए। करना चाहिए सर। तो उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया कि ना सिर्फ़ ये मुफ़्त हो और सबको अवेलेबल हो, बल्कि इस पे क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना हो। जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए, पेशेंट ऑलरेडी वो सफ़र किया है, गुर्दे का मरीज़ बहुत सारी सफ़रिंग पे जाता है, उसके मेंटल हेल्थ बड़ी ख़राब हो जाती है, फ़िज़िकल हेल्थ बड़ी ख़राब हो जाती है, फाइनेंशियली ड्रेन हो जाता है, सोशल कोई सपोर्ट नहीं रह जाती, बच्चे वालिदैन छोड़ जाते हैं, सारा। लेकिन जब से ये सहूलत मुयस्सर हुई फ्री ऑफ कॉस्ट की, इससे हमने ये देखा कि बड़ा हेल्दी फ़ील करता है पेशेंट और उसकी फ़ैमिली भी। तो उतना जितना आज से 10 साल पहले डर था, उतना अब शायद नहीं रहा, लेकिन अभी भी स्टिल ये एक बहुत ज़्यादा है। फिर पेनफुल बिल्कुल नहीं है, इसमें चूँकि आपकी बॉडी के अंदर ही नीडल्स लगती हैं, नीडल लगने की दर्द होती है, बाकी ये पेनलेस प्रोसीजर है। फिर आपके तवज्जो से सब सुनने वालों को ये गुज़ारिश करूँगा कि डायलिसिस का मरीज़ कभी डायलिसिस करवाने से नहीं मरता। मैं फिर कह रहा हूँ कि डायलिसिस का मरीज़ डायलिसिस करवाने से नहीं मरता, वो जब भी बेचारा अल्लाह अपने खालिक़ हकीकी से मिलता है, या तो दिल के आर्ज़े से मिलता है, या वो इन्फेक्शन की वजह से मिलता है। तो हमारे यहाँ डायलिसिस बहुत लेट आता है, लोग बहुत लेट कर देते हैं, पेशेंट बड़ी लेट हमारे पास पहुँचता है, रेफ़रल बहुत लेट होता है। उसमें बड़ी सारी वजूहात हैं जिस पे हम कभी फिर बात कर सकते हैं। लेकिन डायलिसिस का अमल जो है बिल्कुल पेनलेस है, जो ब्लड वाला डायलिसिस है, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अक्रॉस द प्रोविंस फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। बड़े अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं बड़ी अच्छी सर्विसेज़, और इस पे हेल्थ केयर कमीशन के हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं। एज़ ए कम्युनिटी नेफ्रोलॉजिस्ट हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं अपने हेल्थ केयर कमीशन का कि इन्होंने
इंडिकेटर नहीं रखे, स्टैंडर्ड रखे हैं, और मैं अवाम नास को बताता जाऊँ कि इंडिकेटर का ग्रुप मिले तो स्टैंडर्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ना मीट हो तो हेल्थ केयर कमीशन उस पे जो है ना बड़ा सर्जनिश करता है और उस पे पूछता है। तो चूँकि मैं बहुत सारे डायलिसिस सेंटर तो नहीं देखता, जो डायलिसिस सेंटर देखता हूँ वहाँ पे जो हेल्थ केयर कमीशन इसको वैलिड करती है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज़ है, फ्री है, अक्रॉस द पंजाब अवेलेबल है, आपको ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता, और गवर्नमेंट इस पे मज़ीद इम्प्रूवमेंट करती जा रही है। और फिर प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन हमारी एनजीओज़ हैं, बहुत सारे मुखय्यर हज़रात हैं। यहाँ पे मैं तारिक सूफ़ी साहब हैं, हमारे सूफ़ी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं। पहले वो आइस की दे रहे थे सहूलत फ्री ऑफ कॉस्ट कोट अब्दुल मालिक में, अब उन्होंने डायलिसिस का इनिशिएटिव लिया है। अल्लाह ताला उन्हें उसमें कामयाब करे और सदका जारिया में उनको अजर अज़ीम दे। तो ये देखिए जो अच्छे मुखय्यर लोग हैं उन्हें भी सामने आना चाहिए, सिर्फ़ गवर्नमेंट की एक ड्यूटी तो नहीं है, ठीक है? तो हम सबको मिल के जैसे अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बचाना, हम मेरा भी एज़ ए डॉक्टर ड्यूटी है, आपकी भी, हम सबकी ड्यूटी है, तो हमें मिल के काम करना चाहिए। चलिए सर, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी सर यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लाहौर से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया हूँ, मैं मेरा जाके सीना चौड़ा होता है कि हमारे हॉस्पिटल दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल हैं। मेरे जानने वाले जो कि कनाडा या अमेरिका में रहते हैं, उनको 6-6 महीने के अपॉइंटमेंट के बाद जाके चेक किया जाता है या इनको ये सहूलतें मिलती हैं। हमारे ये सिर्फ़ कहते हैं कि हमारा मुल्क थोड़ा-सा बाहर के ममालिक से थोड़ा गरीब है, इस वजह से इसको थोड़ा-सा गलत ट्रीट किया जाता है। अदरवाइज़ हमारा हॉस्पिटल निज़ाम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का निज़ाम दुनिया का एक बेस्ट तरीन निज़ाम है। इतनी अच्छी इमरजेंसी है। दूसरी बात, हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारा डॉक्टर दुनिया का एक एक्सपीरियंस तरीन डॉक्टर होता है। जितना नॉलेज जिनके पास होता है, जितना एक्सपीरियंस, मतलब एक बंदे ने कि साल में 5 कार्स रिपेयर किए हैं और एक बंदे ने 500 कार रिपेयर्स किए हैं, तो 500 कार रिपेयर्स करने वाला एक्सपर्ट कहलाता है। इसी तरह से पाकिस्तान का जो डॉक्टर होता है, वो एक काबिल तरीन और एक एक्सपर्ट तरीन डॉक्टर होता है। तो आपको कोई भी बीमारी है तो बिला झिझक अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ पे अपना इलाज करवाएँ। मैं खुद भी अगर कभी दवाई लेनी हो तो और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आउटडोर से जाके भी दवाई ले लेता हूँ, जिसमें मेडिसिन मेरा दिल करे तो बाहर से ले सकता हूँ या फिर उसकी फार्मेसी से। मैं इतना मेरा दिल खुश होता है पाकिस्तान की इमरजेंसीज़ को देख के। हाँ, थोड़ी जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम तो ज़्यादा होंगी। अगर आपको एक बेड पे 2 लोगों को लेटने को कहते हैं, तो आप भी इस पे माइंड ना करें, लेट जाइए, बिकॉज़ वहाँ पे बंदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों को कभी भी इश्यू नहीं बनाते। आप ये देखें, आपको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, वो कितना कॉस्टली है, जो आपको फ्री में मिल रहा है, और वो जो आपको देख रहा है ना, वो एक दुनिया का अज़ीम डॉक्टर है। क्योंकि मैं फिर यही कहूँगा, हमारे पाकिस्तान का एक ऐसी ही डिग्री है, जो वाहिद डॉक्टर की डिग्री है, जो पूरी दुनिया में बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स पे मीट की जाती है। नहीं तो आपको पता है, हमारे यहाँ से कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाए तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, बट डॉक्टर जाए तो उसको एक वैलिड दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर साहब इसी तरह आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स को ढूँढ-ढूँढ के आप तक, ताकि आपके ये वसवसे और वहम को दूर किया जा सके। आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में शेयर करें, हम सर से कहेंगे कि उनका रिप्लाई करें। सर, आपको एंड पे ये कहना चाहूँगा, कोई एक्स्ट्रा हदायत ऑडियंस के लिए? वैसे तो आपने माशाल्लाह सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। मैं अब बड़े हैप्पी मूड में हूँ कि आपका पॉडकास्ट के बाद आपने वाक़ई में एक अवेयरनेस क्रिएट किया। अल्लाह पाक इसको अपनी अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, बाकी तो फिर अल्लाह का शुक्र है, अपना निज़ाम तो चलता ही है। बाकी मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पॉडकास्ट को ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों तक डॉक्टरों की रसाई नहीं है। वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि वो कम से कम वसवसों से, वहम से, इन चीज़ों से निकल सकें। बिकॉज़ मैं देख रहा हूँ, जितना जो हम थोड़े से गाँव देहात में जाते हैं, अजीब-अजीब सी मिथ है, अजीब-अजीब से वहम है, और लोग पता नहीं किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं, क्या-क्या खा रहे हैं। तो आप प्लीज़ ये पॉडकास्ट ऐसे लोगों से शेयर करें ताकि उनकी भी इस्लाह हो सके। शुक्रिया। अच्छा देखिए, लास्टली मैं ये बात करूँगा कि जो हम अपने बड़ों से और इस्लाम से भी सीखते हैं हमारी, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन हमेशा वो शख्सियत रही हैं जो कि कामिल थे और उनसे कामिल कोई भी नहीं होता। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह ताला ने हम जो चारों कुल पढ़ती हैं, माएँ बच्चों पे फूँकती हैं, देखिए वो इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला के नबी खुद बता चुके हैं कि अपना ख़्याल रखें, इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें। हसद से बचें, बुरी नज़र से बचें, लोगों के वसवसों से बचें और अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख़्याल रखें, झूठ ना बोलें, बहतान ना बाँधें,
किसी की चोरी का हिस्सा ना बने, बुराई का हिस्सा ना बने। ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा कि एक डॉक्टर ऐसी बात क्यों कर रहा है, मैं कोई तबलीग नहीं कर रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिस करके देखा है। क्योंकि जितना आपका ब्रेन मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, उतनी फ़िज़िकल बेहतर होगी। जितनी फ़िज़िकल बेहतर होगी, उतनी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको से तंदुरुस्ती दे और आप सबको बीमारियों से बचाए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम आगे फ्यूचर में डॉक्टर सेट के साथ मज़ीद अवेयरनेस के लिए वीडियो करेंगे। इसमें मेरी कोई फ़ाइनेंशियल कोई जो बॉन्डिंग नहीं है, ना मेरा कोई फ़ाइनेंशियल बर्डन इस पे आ रहा है। और मैं ये डिक्लेयर भी करता हूँ कि मैं ऑनेस्टली ये फ़ी सबीलिल्लाह के लिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इसको कबूल करे। थैंक यू, अपना सब ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।